हेलो दोस्तों, स्लीप वॉकिंग एक थोड़ा सा अनकॉमन प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। गहरी नींद से बच्चे अचानक उठ जाते हैं, थोड़ा बहुत चलना फिरना चालू कर देते हैं, इधर उधर जाके कहीं चोट लग जाती है उनको। कभी कभार वो बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। पेरेंट्स जब कुछ ऐसा देखते हैं तो अक्सर डर जाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे स्लीप वॉकिंग या सोमनाम्बुलिज्म के बारे में कि बीमारी क्या है, क्यों है, कब होती है, कितनी सीरियस है और कब इसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और क्या क्या टिप्स हम इसके लिए कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। स्लीप वॉकिंग जैसा कि वर्ड सजेस्ट करता है, इसका मतलब है रात को नींद में चलना। ज़्यादातर ये गहरी नींद की अवस्था में होता है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का जो स्टेज है उसमें होता है। स्लीप के ज़्यादातर दो तरह के स्टेजेस होते हैं, एक रैपिड आई मूवमेंट जिसमें आंखों की मूवमेंट होती है और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट जिसमें आंखों की मूवमेंट नहीं होती है। ये डीप स्लीप के स्टेजेस हैं। इसमें जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज है वहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर गहरी रात में या रात के कई घंटे सोने के बाद ऐसा देखने को मिलता है। और इस दौरान यदि आप ब्रेन का EEG मैपिंग करते हैं, यानी ब्रेन की करंट वेव्स को स्टडी करते हैं, तो स्लो डेल्टा वेव्स देखने को मिलती है। ये पैटर्न ज़्यादातर लोगों में, अगर गहरी रात को लोगों का आप स्कैनिंग एनालिसिस करोगे तो उसमें पैटर्न देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये थोड़ी सी अनकॉमन बीमारी है, ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलती है। प्रेवलेंस इसका बच्चों में 1 से 15% तक है, बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी तो नहीं है। ज़्यादातर 4 साल से 8 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। कभी कभार ये एडोलेसेंस या अडल्टहुड में भी परसिस्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर है ये बच्चों की बीमारी। ज़्यादातर इस दौरान मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो ये है कि बच्चा रात को नींद में से उठ के चलना फिरना चालू कर देता है, घर में अलग अलग जगह पे वो जाएगा, कई बार कुछ पर्पसफुल मूवमेंट्स भी करेगा। कुछ लोग इस दौरान कहीं जाके टकरा भी जाते हैं, उनको चोट भी लग जाती है। कई बार कोई चीज़ों को रीअरेंज करने लगते हैं, कई बार कोई जाके कुछ खाना वाना खा लेता है, कई बार वो डोर्स ओपन कर लेता है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि इस दौरान लोग गाड़ी ड्राइव भी कर लेते हैं, ऑटोमेटिक बिहेवियर के तहत गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये उतना ज़्यादा माइल्ड प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार इस दौरान चोट लगने की वजह से या एक्सीडेंट होने की वजह से या इस तरह का कोई भी बिहेवियर करने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। देखने वालों को भी अक्सर ये डरावना लगता है। तो ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम होती है जब भी वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम उतनी सीरियस नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कोई ट्रीटमेंट नहीं आता है कि एक दवाई आती है जिसको देने से ठीक हो जाएगा। ये बिहेवियरल पैटर्न है जो धीरे धीरे करके अपने आप ज़्यादातर केस में ठीक होता है। लेकिन हाँ, इसमें पैटर्न्स बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति इस दौरान अलग अलग तरह का बिहेवियर कर सकते हैं। ज़्यादातर इस टाइम पे बच्चे को कुछ याद नहीं रहेगा कि वो क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, और बाद में जब वो सुबह उठता है तो आप उससे पूछते हो तो उसको बहुत छोटा मोटा कुछ याद रहेगा तो रहेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में कुछ खास याद नहीं रहेगा। ज़्यादातर इस दौरान पेशेंट बहुत कंफ्यूज दिखाई देगा। आपको उसको देख के या समझ के या बात करके कुछ ऐसा समझ में नहीं आएगा कि वो कोई रिस्पॉन्स कोई चीज़ का नहीं करेगा। और अगर आप उनसे बात करने की कोशिश भी करते हो, उनको कुछ समझाने की या उनको सुलाने की कोशिश करते भी हो, तो वो अनरिस्पॉन्सिव होगा, एक सेमी कॉन्शियस टाइप का स्टेट रहेगा। तो ये थोड़ा सा डरावना पेशेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए हो जाता है जब कभी बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादातर इसके ट्रिगर्स क्या हैं? कुछ लोग को ये जेनेटिक कारणों की वजह से होता है, कुछ लोगों में स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से अगर स्लीप पैटर्न अगर डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसा हो सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती हो तो ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्रिवेशन अगर हो, लंबे टाइम तक व्यक्ति अगर सोए नहीं या बार बार उसकी नींद डिस्टर्ब हो तो ऐसा हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति में इसके ट्रिगर फैक्टर्स ये हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों में जिसमें होता है, इसमें ऑब्वियसली बच्चों में स्ट्रेस एंग्जाइटी उतनी कॉमन चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये कॉमन ट्रिगर्स हम इसमें मान सकते हैं। ज़्यादातर इसमें डायग्नोसिस की अगर बात आए तो क्लिनिकल असेसमेंट पे होता है। पेरेंट्स जब बच्चे को इस अवस्था में देखते हैं या कहीं और बच्चा मिलता है सुबह तो वो उस पैटर्न को समझ पाते हैं, इसको असेस करने की कोशिश करते हैं। CCTV रिकॉर्डिंग्स में अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है तो उनको समझ में आता है। या आप स्लीप स्टडीज़ कर सकते हो, बच्चे को रात को हॉस्पिटल में सुला के या जो भी पेशेंट है उसको सुला के आप उसकी स्लीप एनालिसिस करते हो, और जब वो रात को चलना फिरना चालू कर देता है तो उसका ब्रेन वेव पैटर्न आप देख के असेसमेंट कर सकते हो कि उसको कोई बीमारी है या नहीं, है उसको किस तरह का पैटर्न है, वो एक्चुअल में नींद में चल रहा है कि होश में चल रहा है। ये सारी चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट करते हो स्लीप स्टडी के दौरान एनालिसिस करके। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, इसमें बहुत कोई क्लियर कट कोई ऐसी दवा नहीं आती जिसको देने से आपको तुरंत आराम मिल जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी।
ज़्यादातर आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान रखने पड़ेंगे कि इस दौरान बच्चा अपने आप को इंजर ना कर ले, किसी और को इंजर ना कर ले, कोई गाड़ी ड्राइव ना करना चालू कर दे, कहीं जाके एक्सीडेंट ना कर ले, या कोई ऐसा बिहेवियर ना कर ले जिससे उसको या दूसरों की जान को खतरा हो सकता है। तो मेनली आपको सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस तरह से कोई सेफ्टी गैजेट्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, या बच्चे को जहाँ वो सो रहा है वहाँ कमरे को लॉक वगैरह कर सकते हैं कि वो बाहर ना जाए। इस तरह की कोई चीज़ें कर सकते हैं, या उसको अपने साथ सुला सकते हैं ताकि अगर वैसा कुछ होता है तो आप उसको मैनेज कर सको। तो थोड़ा बहुत ये है कि आपको ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी और आपको थोड़ा बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस पर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और यदि कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जैसे स्ट्रेस की वजह से, या नींद बच्चे की पूरी नहीं हो पा रही, या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो साइकेट्रिस्ट के पास दिखा के उसको आप मैनेज करवा सकते हो। कोई मेडिसिन वगैरह की अगर ज़रूरत है तो वो उसके लिए कर सकते हो। नींद वाली जो दवाइयाँ हैं उससे थोड़ा मदद मिल सकता है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन है उससे इस तरह के पेशेंट्स को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। जैसा कि मैंने बोला, कोई क्लियर कट थेरेपी नहीं आता है, तो इसलिए कोई ऐसी दवा नहीं आती जो स्लीप वॉकिंग थेरेपी के नाम से होती है, जिसको 2 टैबलेट दिए और सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में सेफ्टी का ध्यान रखिए और बिहेवियर का ध्यान रखिए, पेशेंट को मैनेज करना होता है। लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस की अगर बात करें तो ये प्रॉब्लम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने आप ठीक हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। कभी कभार कुछ केसेस में ये दिक्कत लाइफ टाइम भी परसिस्ट कर सकती है, कभी कभार बीच बीच में भी आ सकती है। हालांकि अलग अलग एज ग्रुप में इसकी फ्रीक्वेंसी और उसके टाइमिंग और उसके पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोगों को यही होती है कि लोग इंजरी कर सकते हैं अपने आप को, दूसरों को इंजर कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इस तरह का बिहेवियर आप रखोगे, रात को चलना फिरना करोगे तो आपकी स्लीप डिप्राइव हो सकती है, आपकी नींद प्रॉपर पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है। सुबह आप इंजर्ड मिलो या बहुत थके हुए मिलो, ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इसके साथ प्रॉब्लम होती है। ये बीमारी वैसे तो बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर इस तरह का बिहेवियर है तो एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बार बार एपिसोड्स हो रहे हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और यदि किसी व्यक्ति को अडल्ट एज में ऐसा होता है, यानी कोई मिडिल एज के बाद किसी व्यक्ति को इस तरह का पहली बार प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जो बचपन में पहले नहीं था, आज पहली बार हो रहा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेन की कोई सीरियस बीमारी, कोई सीरियस इन्फेक्शन या ट्यूमर इस तरह के प्रॉब्लम्स या एपिलेप्सी की तरफ भी इंडिकेट कर सकता है। तो इस तरह की अगर किसी को प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको डॉक्टर को एटलीस्ट एक बार तो दिखाना चाहिए, और अगर अडल्ट में हो रहा है तो डेफिनेटली दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। थोड़ी सी अनयूजुअल बीमारी है, बारे में जानना, इसके समझना ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी होती तो अनयूजुअल है, लेकिन अगर जिसको होती है पेरेंट्स अक्सर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बहुत कोई क्लियर कट थेरेपी तो नहीं आती है, लेकिन नींद की दवाई वगैरह देने से थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। जब कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिस्ट या ब्रेन के डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी स्लीप वॉकिंग या सोमनाम्बुलिज्म के बारे में। थोड़ी सी अनयूजुअल और अनकॉमन बीमारी है, लेकिन हाँ ये डेंजरस बीमारी भी हो सकती है, इसलिए इसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा इस टॉपिक के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।